शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बिल्कुल बेटा, आज आपका C-TET का पेपर हो चुका है। दोनों शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं। पहले पेपर 2 हुआ आपका और फिर पेपर 1 हुआ। ठीक है, CDP के प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं आई हूँ, आप जान सके कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। और अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर एवरेज था बेटा, इसे टफ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ है आपका पेपर 2, उसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं हम पेपर 2। देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, तुरंत आंसर की ओर हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन क्या है, देखिए, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, सहकार्य और बातचीत से बचना चाहिए। गलत। क्यों बचना चाहिए भाई? सहयोग को तो बढ़ावा देना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे और वाइगोत्स्की बिल्कुल C-TET में एक पियाजे आते हैं, वाइगोत्स्की आते हैं, कोहलबर्ग आते हैं, ये 3 तो पक्का आते हैं। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति को वाइगोत्स्की ने तो सराहा है लेकिन पियाजे ने नहीं सराहा है। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, दोनों के चिंतन अलग अलग थे भाई, समान नहीं थे। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, चरण जीन पियाजे ने तो बताए हैं लेकिन वाइगोत्स्की ने चरण नहीं बताए हैं। तो आंसर आएगा यहां पर नंबर 1। क्लियर? चलो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। ठीक है, सुविचारित होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए, एडेप्टिव बिल्कुल होना चाहिए, विभेदित बिल्कुल होना चाहिए, मानकीकृत ये गलत है। यहाँ पर 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 के लिए हम जाएंगे 1 पर। ठीक है, सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित बिल्कुल सही जाएगा। आंसर आएगा नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? वयस्कों से कैसे भिन्न हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बिल्कुल, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते नहीं। आंसर आएगा बेटा यहाँ पर 1। ठीक है, आंसर आएगा नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, जो अपने छात्रों को परासंज्ञान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? यानी कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए अगर हम छात्रों में परासंज्ञान कौशल का विकास करना चाहते हैं? विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांश नोट्स प्रदान करना? नहीं। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद करने की आवश्यकता? छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना? गलत। आंसर आएगा नंबर 4। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बेटा आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो एक आंसर अपने आप निकल करके आ रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है?
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है? एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं, जुड़े हुए हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। भाषा विचार को आकार नहीं देते हैं, गलत। विचार भाषा को आकार देते हैं, गलत। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार विकास को जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, भाषा और विचार दोनों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल। विचार भाषा को प्रभावित करते हैं, भाषा विचार को प्रभावित करते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के मत अलग अलग है। यहाँ पर अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो आंसर आएगा भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, क्या पूछती है? मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में, किसमें? पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमा का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? सीधी सी बात है, प्रकृति की बात हो रही है तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आंसर आ जाएगा। भाषाई बात बिल्कुल नहीं आएगी, शारीरिक गति संवेदी नहीं आएगा, अंतर्वैयक्तिक नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे बुद्धि के प्रकार आपने बिल्कुल हार्वर्ड गार्डनर में पढ़े होंगे बेटा। क्लियर? चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है कब? जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वो क्या कर सकता है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण परीक्षा पर केंद्रित, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात, यस, जब बच्चा सीख रहा है उसके दौरान और पश्चात प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सबसे अंत में दे रहे हैं, नहीं, जब बच्चा सीख रहा है तो दौरान भी दे और उसके बाद भी दे। आंसर आएगा यहाँ नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जिससे आप सभी परिचित हैं, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। ठीक है, समूह में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने की संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा बेटा? और वाइगोत्स्की को ध्यान में रखना है आपको। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे उसकी योग्यता के अनुकूल हो। अलग कार्य सौंपे तो वाइगोत्स्की की ऐसी कोई बात इसमें नहीं आ रही है। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। बिल्कुल सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्या है? छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। बेटा समूह की बात हुई है, हेल्प की बात हुई है, यहाँ मार्गदर्शन की बात हुई है, किसमें? वाइगोत्स्की में। तो आंसर आएगा नंबर 2। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? सीधी सी बात है, भावनाओं की बात भी हो रही है, व्यक्तित्व की बात हो रही है, सामाजिक संबंधों की बात हो रही है। तो बेटा आंसर आएगा मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो कि दिया है किसने? एरिक्सन ने। उनके सिद्धांत में भावनाएं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंध सब कुछ दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस अधिगम की ओर ले जाता है? रचनावादी शिक्षण, जेरोम ब्रूनर भी इसकी बात करते हैं। और रचनावादी शिक्षण की जहां बात आती है, बेस्ट आंसर क्या होगा? यंत्रवत नहीं, ग्रहणशील नहीं, खोज आधारित। बेस्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? खोज आधारित। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर, सुरक्षा की जरूरत में, मासूम, आश्रित, आज्ञाकारी, केवल ज्ञान का उपयोग। नो, आंसर आएगा नंबर 1। कहीं कंफ्यूजन की आवश्यकता ही नहीं है और ना ही ये चीज बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता है बेटा। 4 ऑप्शन देखोगे, एक आंसर निकल करके आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है, बिल्कुल जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा?
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या बताता है? देखिए, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। आयु समूह चरण की बात बिल्कुल की है जीन पियाजे ने। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। गलत, सोच पर तो जोर देते हैं ये। व्यवहार को दंड पुरस्कार नहीं, अवधारणाओं को जटिल से सरल नहीं। आंसर आएगा नंबर 1। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। महारत हासिल करनी है। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक है, महारत हासिल करनी है बच्चे को, तो अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन देखिए, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बाहरी अभिप्रेरणा नहीं, बाहरी अभिप्रेरणा के कंपैरिजन में बेटा बेस्ट होती है कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा। तो हम आंतरिक पर जाएंगे। वृद्धिशील दृष्टिकोण, लेकिन बाहरी अभिप्रेरणा आ गई, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ आंतरिक है, यहाँ आंतरिक है, दोनों में से बेस्ट किसे बताएंगे? यहाँ स्थिर दृष्टिकोण की बात हो रही है, यहाँ वृद्धिशील दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो बेस्ट रहेगा नंबर 4। वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कथन से संबंधित है। अभिकथन, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। यह कथन बिल्कुल सही है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती नहीं, ये जैविक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से निर्धारित होती हैं। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। नंबर 1 आंसर आएगा बेटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 भी कथन से संबंधित है बेटा। देखिए, पहला कथन, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है? नहीं भाई, अर्थपूर्ण अधिगम में सामूहिक गतिविधियां अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं डालती है। ये कथन सही नहीं है। ए सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। सिंपल। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? क्या चीज बाधा डालेगी? जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, बाधा क्या चीज डालेगी? देखिए, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ये बाधा नहीं डालेगी भाई, ये तो सहायक होगी। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके भी सहायक होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान प्रतिनिधित्व सहायक होगा। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट, ये बाधा डालेगी क्योंकि बच्चा कैसा है? दृष्टि बाधित है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? सही युग्म बताना है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं? गलत। रचनात्मक मूल्यांकन ये निर्धारित नहीं करता। योगात्मक मूल्यांकन में पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहार नहीं, गलत। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, सही जाएगा नंबर 4 बेटा। जो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है, ठीक है, जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होता है, वो कंपेयर करता है परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स, यानी कि अपने साथियों के प्रदर्शन की क्या करता है? तुलना करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विषय संगीत की क्षमता रखती है। क्षमता है उसमें संगीत की। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं, तो डेफिनेटली उसे वंशानुक्रम से ये गुण प्राप्त हुआ है। और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण, बिल्कुल वो गुण तो है ही उसमें, लेकिन उसे परफेक्शन के लिए उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं। सुनीता की क्षमता संभावित रूप से, यानी कि वंशानुक्रम से तो उसे गुण प्राप्त हुआ ही है, वातावरण यानी माहौल उसे देकर के उसमें और परफेक्शन लाया जा रहा है। किसकी भूमिका है? वेरी सिंपल, आनुवांशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन, प्रायोगिक, मात्रात्मक शोध? नहीं, यही आएगा आंसर। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। क्लियर? क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसी नैतिक दुविधाएं बच्चों के सामने रखना और उनकी समालोचना करना। आंसर आएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं। कथन का है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आंकलन करते हैं। उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए, यानी कि एक बाउंडेशन, ये तो सही नहीं है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है, लेकिन केवल पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है बेटा, यहाँ पर दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन स्वलीनता, ऑटिज्म, स्वलीनता जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ऑटिज्म बोलते हैं, ऑटिज्म के संदर्भ में सही है? स्वलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होती है? गलत। स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ में सुधार आता है। सही है, उम्र के अनुसार इसमें सुधार आता है। स्वलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, इसे भी हम सही मानते हैं। स्वलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। कंफर्म आंसर आएगा नंबर 4। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में बेस्ट आंसर को चुनना होता है, तो बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है? नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे हम। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? ठीक है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना, किसको? दूसरों को सिखाना शामिल है? व्याख्यान नो, अनुबंधन नहीं, रटकर नहीं। क्या आंसर आएगा? पारस्परिक शिक्षण जो होता है उसमें दूसरों को सिखाना शामिल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो संवेदनशील अवधि है, ठीक है, जिसके दौरान कुछ यहाँ पर संवेदनशील अवधि आप जानते हैं मुख्य रूप से माना गया है पूर्व बाल्यावस्था को संवेदनशील अवधि माना गया है। यहाँ पर आंसर हम दे सकते हैं पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से कारक? पर्यावरणीय, वंशानुगत नहीं आएंगे, मानव जाति उत्पत्ति पूलक नहीं। नंबर 1 आंसर यहाँ आने वाला है। चलिए नंबर 25। पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं, ठीक है, पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया, ठीक है, क्या बोलेंगे? डिस्लेक्सिया से जो जूझ रहे हैं। लंबे और जटिल गद्यांश देकर नो, गलत आंसर। अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से, गलत आंसर। व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, यस। पठन वैकल्य में डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम है तो हम उनके लिए ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें परफेक्ट करेंगे, उच्च ग्रेड स्तर के पठन करने द्वारा नहीं। यहां पर आंसर आएगा बेटा 3। ठीक है, आंसर आएगा 3। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है एनालिटिकल थिंकिंग। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? नहीं, ये तथ्यात्मक है। भारत की जनसंख्या के कारण क्या है? यही आंसर आएगा, क्योंकि राजधानी क्या है? तथ्यात्मक प्रश्न है। कितने राज्य हैं? तथ्यात्मक प्रश्न है। विश्लेषणात्मक प्रश्न कौन सा है? नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 भी कथन वाला है। देखिए, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका क्या है? विपरीत उदाहरण प्रदान करना। यह भी बिल्कुल सही है। विपरीत उदाहरण प्रदान करके भी बच्चे की गलत धारणाओं को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। दोनों बिल्कुल सही है।
ठीक है, प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण, गैर उदाहरण, गैर उदाहरण ही एक विपरीत उदाहरण देना भी गैर उदाहरण माना जाता है। तो यहां पर हम आंसर क्या देने वाले हैं, 3। ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्लियर, यहां पर आंसर आएगा 3। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ेंगे और ये भी कथन है। देखिए, कथनों से संबंधित प्रश्न बहुत आए हैं, कथनों से संबंधित प्रश्न बहुत आए। कथनों से संबंधित प्रश्नों का आंसर कब दे सकते हैं, जब आपको कंटेंट की समझ है। ठीक है, और ये पूरा पेपर लगभग आप देख रहे होंगे बेटा कि ये रटने पर आधारित नहीं है, केवल समझने पर आधारित है। अगर आपने कंटेंट को समझा है तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए कथन क्या है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर, जो एशियाई संस्कृति है वो डेफिनेटली सामाजिक सद्भावना पर क्या देती है, जोर देती है। सही बात है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, क्रोध को सही नहीं माना जाता है, बिल्कुल समझाया जाता है कि क्रोध मत करो, क्रोध से व्यक्ति का खुद का विनाश हो जाता है। ठीक है, वो कार्य कर बैठता है जो उसे नहीं करने चाहिए। और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है कि थोड़ी शर्म होनी चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए, उसे एक सम्मान्य दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो ये कथन सही जा रहा है। भावनाएं व्यक्ति परक हैं और सीखने में इनकी कोई भूमिका नहीं, गलत। इमोशंस, भावनाओं की सीखने में भूमिका होती है, ये कथन गलत है बेटा। ए सही है, ए सही है, आर गलत है, आंसर आएगा ए। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हैं। सही बात है, ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यक, बचना चाहिए, गलत। केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, एक ही उत्तर से समालोचनात्मक चिंतन का विकास कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। विद्यार्थी को उनके संदेह और सवाल पूछने हतोत्साहित करना चाहिए, गलत। सब में तो नेगेटिव वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही सही आंसर है बेटा, नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पेपर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य, गलत आंसर। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से एक ही समय में सीखेगा, गलत। एक ही दर से एक ही समय में सीखेगा, गलत, गलत। में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। यहाँ पर बेटा आंसर आएगा नंबर 1। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश बच्चों को देने चाहिए। जो बच्चा जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसे निर्देश दिए जाने चाहिए। तो पेपर सेकंड के 30 क्वेश्चंस के आंसर मैं बता चुकी हूँ, अपने अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया है। ठीक है, अब आयोग क्या आंसर मानने वाले हैं, लगभग यही आंसर मानने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन में मुश्किल से वेरिएशन आ सकता है, बाकी पूरी उम्मीद है कि वेरिएशन आने के कोई चांसेस नहीं है, अलग आंसर जाने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से है बिना कंफ्यूजन वाले, जिनका सटीक एक आंसर निकल रहा है। ठीक है, ये पेपर सेकंड की चर्चा हुई और अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूं पेपर फर्स्ट के, जो आपका सेकंड पारी में हुआ था। क्लियर, चलिए पेपर फर्स्ट की अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड पारी में आपका हुआ है पेपर फर्स्ट, लेवल 1 वालों की बात हो रही है। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका, हार्वर्ड गार्डनर से शुरुआत हो रही है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, क्योंकि सीटेट में स्पेशली हार्वर्ड गार्डनर को मेंशन किया गया है। हार्वर्ड गार्डनर को पढ़कर गए हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही गया होगा। क्या निहितार्थ है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, गलत। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, गलत। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं, गलत। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, यस। किसी में भाषा योग्यता होती है, किसी में प्राकृतिक योग्यता होती है, किसी में अन्य प्रकार की योग्यताएं होती है, सब में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। आंसर आएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।
गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। उसे अंकों की ही समझ नहीं है, यानी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? कोशिश की कमी, योग्यता का अभाव, किस्मत या कार्य कठिनाई? योग्यता का अभाव है, ठीक है, उसे अंकों की समझ ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। संकल्पना चित्रण, ये तो प्रभावी है। विस्तृत दोहराव प्रभावी है, प्रभावी है। रटने व दोहराव, रोट नहीं, ये प्रभावी नहीं है। कभी भी रटना प्रभावी नहीं होता है। इसीलिए मनोविज्ञान में बार बार आपसे कहा जाता है कि बेटा रटंत प्रणाली को नहीं अपनाएं, सुने और समझे। जितना सुनने पर फोकस करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोहराव व बारंबार किए जाना व्यवहार किसकी पहचान है? ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार की नहीं। मस्तिष्क पक्षपात, स्वलीनता, यस, स्वलीनता की पहचान है। जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं वो किसी भी व्यवहार को दोहराते हैं, ठीक है, जैसे पंजों पर चलना, बार बार चलना, कोई भी व्यवहार उसको बारंबार करते हैं। ये विशेषता किसकी है या ये गुण किसका है? स्वलीन बालकों का, ऑटिज्म बालकों का। क्वेश्चन नंबर 5 कथन वाला क्वेश्चन है, देखिए। अभिकथन क्या है? कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सीखने की गति में भिन्नता पाई जाती है। हो सकता है एक बच्चा 12 महीने में बोलना सीख गया हो जबकि दूसरा 20 महीने में भी बोलना नहीं सीख पा रहा हो। बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल भिन्नता पाई जाती, विकास में भिन्नता पाई जाती। दोनों कथन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। आंसर आएगा यहां पर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार निर्देशित करते हैं? सिंपल चर्चा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्वयं के व्यवहार को कैसे नियमित करते हैं? संतुलन द्वारा नहीं, पुनर्बलन द्वारा नहीं, अनुकूलन की प्रक्रिया, आत्मवाक के द्वारा, इनर स्पीच के द्वारा, ठीक है, इनर स्पीच के द्वारा। आंसर आएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, राइट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। घुमा हुआ पेपर है, लाइंस थोड़ी ऐसी है, लेकिन आपके पास पेपर है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर, गलत, सहायता नहीं देना, सहायता की बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित हो, व्यक्तिगत रूप से नहीं भाई, यहां भी सहायता नहीं हो रही। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित है, गलत। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा, ये भी कथन से संबंधित है। क्या कथन है? विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। सही है, ठीक है, कथन समझ में आ गया होगा आपको। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, गलत। ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, किसके अनुसार?
सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? अधिगम एक निष्क्रिय नहीं भाई, सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। वेरी गुड, यही आंसर होगा। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है और जो अलगाव में होता है। अधिगम केवल कक्षा है, औपचारिक नो। आंसर आएगा नंबर 2। बहुत सिंपल सीधे प्रश्न है बेटा। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कौन से बालक? प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, मोटे रूप से अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि बालक होते हैं और मंद बुद्धि बालक होते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नता जन्म से पाई जाती है। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह समायोजित होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुश रहे, हमेशा लोकप्रिय, जरूरी नहीं है भाई। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। सही बात है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की असक्षमता से जोखिम से मुक्त होते हैं। सीखने की असक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं जरूरी नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चा है लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई असक्षमता हो। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ऐसा किसने कह दिया कि प्रतिभाशाली है तो वो सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे? बेटा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा नंबर 2 कि प्रतिभाशाली छात्र, ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र गति से सीखते हैं। बिल्कुल, हम पढ़ते भी तो है कि प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से होता है, सामान्य बुद्धि बालक का विकास सामान्य गति से होता है, जबकि मंद बुद्धि बालक का विकास मंद गति से होता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा गलत, नेगेटिव वर्ड आ गया। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, गलत, नेगेटिव आंसर। गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती है, बिल्कुल सही आंसर। अधिगम का बल दोहराव और रटने, ये लो अपने आप निकल रहे हैं आंसर। ठीक है, जो गलत है वो अपने आप दूर हो गए, एक ही सही आंसर है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होनी चाहिए, उनसे रिलेट होनी चाहिए, तो बच्चा आराम से सहज महसूस करते हुए सीखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपने पढ़ी होगी, 2 से 7 वर्ष की जो होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है। इसमें क्या विशेषता? नकल और प्रतिवर्तिता नहीं। वर्गीकरण 7 से 12 में होता है। संरक्षण और अमूर्त चिंतन ये भी नहीं होगा यहाँ। संरक्षण 7 से 12 में होता है, अमूर्त चिंतन 12 के बाद होता है। ठीक है, यहाँ आएगा नंबर 2 आंसर। प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, एनिमिज्म वाली बात पाई जाती है 2 से 7 में। क्वेश्चन नंबर 13 कथन वाला है, देखिए। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आर क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। आंसर आएगा नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिका तर्क देती है। क्या तर्क देती है? कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था कि इस परिस्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कॉल्बर्ट के सिद्धांत के अनुसार अनुवाद नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? दंड वाली अवस्था में नहीं है, यांत्रिक में भी नहीं है। सामाजिक सरोकार और विवेक और नैतिकता का विरोधाभास, दोनों में से मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा नंबर 4। नंबर 3 मान लिया जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर है वो है नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किसका निर्धारण करती है? आनुवांशिकता किसका निर्धारण करती है? ठीक है भाई, जेंडर का निर्धारण तो सामाजिकता करती है, आनुवांशिकता सेक्स का निर्धारण करती है। आंसर आएगा नंबर 1। ठीक है, शैक्षणिक सफलता का नहीं, सीखने नहीं। ठीक है, आंसर नंबर 1 आएगा। तो यहाँ 1 2 3 4 में नंबर 1 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर है नंबर 3, यानी कि यहाँ पर सेक्स आंसर आएगा 1। ठीक है, क्लियर। चलो निम्न में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? नहीं है, पढ़ा है ना आपने, या वहीं तक प्रश्न पढ़ करके रह गए? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। इसमें सूचना के विश्लेषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये विशेषता तो है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, ये विशेषता तो है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ये विशेषता तो है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये विशेषता नहीं है। आलोचनात्मक सोच की ये विशेषता नहीं है। तथ्यात्मक जानकारी वाले प्रश्न तो केवल सटीक एक उत्तर देना जानते हैं, जबकि आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें विश्लेषण की आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे हम। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास विशेष से सामान्य गलत। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, परस्पर संबंधित होते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं, बिल्कुल। विकास केवल लंबाई में ना होकर, विकास केवल रेखीय ना होकर चारों ओर होता है। वर्तुलाकार का नियम जिसे कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? वर्तुलाकार का नियम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, कथन वाला क्वेश्चन वापस आ गया है। देखिए, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। सही है बात। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, यह भी सही है। समस्या समाधान का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो बाधित हो जाती है। ठीक है, किससे? कार्यात्मक स्थिरता से। अगर जो फंक्शनल जो एक्टिविटी है वो अगर स्थिर हो जाती है, उससे बाधित होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही, दोनों सही है, बट दोनों बातें अलग अलग है, व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की सबसे अच्छी भूमिका का वर्णन करता है। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों क्या त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, गलत। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, सबसे सही आंसर ये है। फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है कौन? टीचर, एक प्रगतिशील कक्षा में। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? पूर्व से धारणा बना लेना, यह कहलाएगी जेंडर रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहलाएगा। आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, गलत। सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। समावेशी कक्षा की बात आएगी तो सबसे बेस्ट आंसर यही देंगे, सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच होती है और वे कक्षा की क्रिया में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है, ठीक है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, दिखता रस्टी जैसा है लेकिन अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? अहम केंद्रित नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, वस्तु स्थायित्व नहीं होगा, समायोजन भी नहीं होगा, आत्मीकरण होगा। समायोजन भी नहीं होगा, आत्मीकरण होगा। आत्मीकरण, यहाँ आत्मीकरण ही है बेटा। इंग्लिश में अगर हम जाएंगे तो इंग्लिश में एडजस्टमेंट नहीं, एसिमिलेशन लिखा हुआ है, जिसकी शुद्ध हिंदी क्या होती है? आत्मीकरण, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल नंबर 2 पर जाएंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में, किसमें? संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? पीपीटी से पढ़ाना नहीं, व्याख्या नहीं, वीडियो दिखाना नहीं, निर्देशित खोज निर्देशित खोज की बात होगी किसमें? संरचनात्मकता में। आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो आलोचनात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना सही लग रहा है। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 1, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। 25 क्वेश्चन भी अभी कथन से संबंधित है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कथन ए, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। सही बात है। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, ये भी सही बात है, ठीक है। और व्याख्या भी हो रही क्योंकि दोनों में संवेगों की बात हो रही है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। आंसर आएगा नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है देखिए। निम्न में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। यहां पर मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, नो। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, नो। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो, नहीं। आंसर यहां पर आएगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। नंबर 4 आंसर सही है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? ठीक है, बताइए। सिंपल इसमें जो है आ जाएगा, आपने जेरोम ब्रूनर को भी पढ़ा जिन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया था, एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। एनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा? नंबर 3। नंबर 3 क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। आमतौर पर सीखने की असक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, ठीक है, जिनमें लर्निंग डिसऑर्डर पाया जाता है, उन बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। सही बात है। मानक बुद्धि परीक्षण के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि, गलत। नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, गलत। अपनी भावनाओं को नियंत्रित, आंसर सीधी सी बात है, पहला आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है देखिए। बच्चों की लंबाई और वजन, लंबाई और भार में वृद्धि किसका उदाहरण है बेटा? मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक कह दो। क्या और क्या कह सकते हैं हम? संख्यात्मक कह सकते हैं, मात्रात्मक कह सकते हैं, ठीक है। ये अभिवृद्धि का एक रूप है। तो लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है देखते हैं।
ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाता है। बहुत कम उम्र में सामाजिक अभाव का, ठीक है, सामाजिक अभाव का अनुभव करते हैं तो मूल काल नहीं है, निगमनात्मक नहीं आएगा, सहज काल नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा संवेदनशील अवधि उसे कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? संवेदनशील अवधि उसे कहेंगे। तो चर्चा ये कंप्लीट हो चुकी है, दोनों पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है और उम्मीद करती हूँ आप भी सही आंसर करके आए होंगे, क्योंकि सीडीपी के पेपर की मैं बात करूँ तो बहुत जटिल प्रश्न नहीं आए हैं बेटा, एवरेज पेपर आया है। ध्यान से भी, मतलब मेरा ये कहना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, जो कम पढ़कर गए हैं वो भी अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आपको दिखाई देगा, एक आंसर आपके सामने सटीक रूप से प्रस्तुत होगा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं अब कि आयोग के द्वारा जो आंसर की आएगी उसमें आंसर्स क्या माने जाएंगे। बाकी पूरी उम्मीद है कि आंसर यही माने जाने चाहिए, लेकिन हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्नों पर उलटफेर हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं अब आगे की क्लास में। बाकी यहाँ तक की चर्चा को आप देख सकते हैं, अपने प्रश्नों का अच्छे से मिलान कर सकते हैं और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे करके आए हैं। थैंक यू सो मच।